पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहां उसमें लम्हा लम्हा सनसी है वहां बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल M.A. राहत के कलम से ताबूत। हमारे प्रोग्राम तकरीबन ख़त्म हो गए थे कि एक रात मिस्टर लैरी किंग ने हमसे हमारे कमरे में मुलाकात की। ये शख्स अपनी बेटी के लिए ज़रा भी मुतफक्कर नहीं था, लेकिन ये सिर्फ मेरी सोच थी। उसके ज़हन के किसी गोशे में भी यह तसव्वुर नहीं होगा कि लैरी कोई तन्हा मेरे साथ है। वैसे ये तन्हाइयाँ हमारे लिए कोई ख़ास नोयत नहीं रखती थी। लैरी किंग की आमद पर हम दोनों मुस्तैद हो गए। इस दौरान में भी ज़हनी तौर पर ख़ुद को उन लोगों के मकासद पर काम करने के लिए तैयार कर चुका था, और अब मेरे दिल में कोई तरद्दुद बाकी नहीं था। मिस्टर लैरी किंग रस्मी गुफ्तगू के बाद हमारी तरफ देखते हुए बोले, बिल आखिर मैंने वह सब कुछ कर लिया जो मेरे जहन में था, और मेरा ख्याल है कि तुम लोग भी इस दौरान पेरिस की सैर से उकता चुके होगे। चुनाचा अब काम शुरू हो जाना चाहिए। यकीनन डैडी, हम फौरी तौर पर किसी काम में मसरूफ़ हो जाना चाहते हैं। खुशकिस्मती से रेड स्नेक के लिए जो जिम्मेदारियां खुद ब खुद पैदा हो गई हैं वो हमारे लिए बहुत ही कार आमद हैं। नंबर 1, इसमें शीन बराह रास्त मुलव्वस है और अपनी तमाम तरकवतों के साथ यहाँ पहुँच चुका है, और जिन लोगों ने रेड स्नेक की खिदमत हासिल की हैं वो खुद भी मुल्क गिर हसीयत के हामिल हैं। चुनाचे मैं तुम दोनों को सूरत से आगाह किया देता हूँ, और उसके बाद जिम्मेदारियाँ तुम दोनों पर छोड़ देता हूँ कि तुम किस तरह इन जिम्मेदारियों से निमर्द आजमा हो सकते हो। वैसे यूँ समझ लो कि अगर रेड स्नेक अपनी इन कोशिशों में कामयाब हो गया तो हम ना सिर्फ बड़ी दौलत हासिल करेंगे, बल्कि रेड स्नेक का नाम एक बार फिर उस अंदाज में जिंदा होगा कि लोग उसे दोबारा भूल नहीं सकेंगे। लैरी कोइन की आंखें पुरजोश हो गई थी। मिस्टर किंग 2 पैड और फिर बाल पॉइंट हमारे हाथ में देते हुए बोले, इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी पॉइंट्स नोट करते रहो, और उसके साथ साथ इस कारकर्दगी के सिलसिले में अपनी राय भी दर्ज करो। बाद में मैं तुम्हें हदायत दूंगा कि तुम्हें किस काम का आगाज़ किस तरह करना है। लैरी किंग की हदायत पर हम दोनों तैयार हो गए। मुझे तो ये सब कुछ मज़का खेद ही लग रहा था। भला किसी ऐसे मामले से मेरा क्या तल्लुक़ हो सकता था, और मेरी दिमागी सलाहियतें भला ऐसे किसी सिलसिले में क्या काम कर सकती थी। ताहम उन फंसने वाली बात थी। लैरी किंग कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, एक इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क ने जो खिला पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश में अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, एक खिलाई लेबॉर्ट्री फ़िज़ा में भेजी, जिसने खिला में बिखरे हुए लातादाद गुमनाम सैयारों के बारे में तहकीकात की और उनकी नहायत शानदार और कारआमद तस्वीरें हासिल की और उनकी गर्दिश के नक्शे मरतब किए। ये तमाम कारकर्दगी अरबों डॉलर खर्च करने के बाद अमल में आई थी। खिलाई लैब से कायम ज़मीनी राबते उन तमाम चीज़ों की एक माइक्रोफिल्म बनाई। कागजात और तस्वीर वहीं खिलाई लेबॉर्ट्री में ज़ाया कर दी गई, लेकिन माइक्रोफिल्म ज़मीनी स्टेशन से चोरी कर ली गई, और तहकीकात करने पर पता चला कि इस फिल्म को मुंज़म पैमाने पर चोरी किया गया है और फिल्म एक और मुल्क के पास है। चुनाचा दुनिया जुर्म की ज़ाहिर ज़मीन एजेंसियों को इस फिल्म को हासिल करने का अख्तियार दे दिया गया। फिल्म उस मुल्क से भी चोरी कर ली गई और उसकी बाद न जाने कहां कहां और किन हाथों में होती हुई एक शख्स के पास पहुंची, जिसका नाम हैडन विलेज है। हैडन विलेज ने उस फिल्म की सौदेबाजी के लिए कई मुल्कों से राब्ता कायम किया, लेकिन उसके साथ ही वो रुपोश हो गया था, क्योंकि वह जानता था कि वो कौन कौन उस तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। अलबत्ता उसने अपना एक नुमाइंदा भी मुकर्रर किया है जो इस सिलसिले में काम कर रहा है। उसका नाम डेविड हाकर है, और डेविड हाकर कई मुल्कों की निगाहों में कांटे की तरह खड़कने लगा है। उसके पीछे लातादाद एजेंसियां पड़ी हुई हैं, जिनमें शीन ग्रुप भी है। डेविड हाकर ने हैडन विलेज को इतला दी कि सौदेबाजी की तकमील हो गई है और वो फ्रांस आ जाए। चुनाचा हैडन विलेज उन दिनों फ्रांस में मुकीम है, लेकिन उसके बारे में किसी को यह इल्म नहीं कि वह हैडन विलेज में है। तमाम कार्रवाई डेविड हाकर ही कर रहा है, और इस वक्त शीन ग्रुप डेविड हाकर के पीछे है। चुनाचा सौदेबाजी की तकमील के लिए तय किया गया है
کہ डेविड हाकर एक बदले हुए रूप में हैडन विलेज की मकामी रिहाइशगाह पर एक फैंसी ड्रेस शो में शामिल होकर और यही इस फैंसी ड्रेस में सौदे की तकमील कर ली जाए। उस शो में बहुत से अफराद शामिल होंगे जिनमें सौदा करने वाले और ख़रीदने वाले मौजूद होंगे। गुफ्तगू नहायत दिलचस्प और महफूज अल्फाज में होगी। ये है वो सूरत हाल जिसके लिए इतनी कोशिश करके मैं कामयाब हुआ हूँ। मेरा बराह रास्त तलक डेविड हाकर से हो गया है और मैं जानता हूँ कि डेविड हाकर इस वक्त कहाँ मुकीम है, जबकि शीन ग्रुप के अफराद झंझलाए हुए पागल कुत्तों की मानद डेविड हाकर की बू सूंघते फिर रहे हैं। हैडन विलेज उस प्रोग्राम में पूरी जहानत और होशियारी से काम करेगा, लेकिन मकामी हुकूमत भी इस फिल्म में दिलचस्पी रखती है और मैंने मकामी हुकूमत से राब्ता कायम कर लिया है। इस सिलसिले में एक ज़बरदस्त सरमाए की वह सौदा हुआ है जिसकी तफसील मैं अभी नहीं बता सकता। सूरत हाल अब यह है कि फैंसी ड्रेस शो में शरीक होकर फिल्म हमें किसी तरह हासिल करनी चाहिए और मैं इस सिलसिले में रेड स्नेक का नाम भी सामने लाना चाहता हूं। और फिलहाल रेड स्नेक में 3 अफराद हैं, यानी 2 तुम और 1 मैं। और अब मैं चाहता हूं कि इन तमाम तफसीलात को ज़हन में रखकर तुम कोई ऐसा मंसूबा तरतीब दो जिससे फिल्म बआसानी हमारे हाथों तक पहुंच सके। गोया हमें सौदे में मुदाखलत करनी है और फिल्म उन लोगों के हाथ नहीं लगने देनी जो उसे ख़रीदना चाहते हैं। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। लेकिन डैडी, ये आपकी ज़्यादती है कि आपने हमारे हाथ में पैड और बाल पॉइंट थमा दिए हैं। तय तो ये हुआ था कि रेड स्नेक की इस सैर रुकनी गिरोह में आप दिमाग हैं और हम बदन। क्या ये हसीयत आप ख़त्म करना चाहते हैं? लैरी कोइन ने कहा और किंग के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसके बावजूद मेरी ख्वाहिश थी कि तुम मुझे कोई प्रोग्राम दो। नहीं डैडी, बेहतर यह होगा कि प्रोग्राम हमें आप दें और हमारी जहनी सलाहियतें अमल के लिए छोड़ दें। लैरी किंग के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने मेरी जन्म देखते हुए कहा, यह मेरी बेटी खरे सौदेबाजी है, कहीं किसी जगह रियायत नहीं करती मेरे साथ। बहरहाल ठीक है, असूल बहरहाल असूल होते हैं। प्रोग्राम मैं ही दूंगा, लेकिन तुम लोगों को अगर कहीं मेरे प्रोग्राम में कोई कच्चापन नजर आए तो उसे बराह करम मुझे टोक देना। ठीक है डैडी, दोस्ती में ये मामला तो तय होते रहेंगे कि हम भी अगर किसी रास्ते पर कमज़ोर कदम उठाएं तो आप हमारी रहनुमाई करें। लैरी कोइन बोली। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हैडन विलेज की वो रिहाइशगाह कहाँ है जहाँ वो फैंसी ड्रेस शो मुनक्कद करेगा। हम पेरिस में रहने वाले लातादाद इंसानों के बारे में तमाम तफसील तो नहीं जान सकते और ना ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस जगह ये फैंसी ड्रेस शो हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें डेविड हाकर की रिहाइशगाह के बारे में बता सकता हूँ जहाँ वो रहता है। और हकीकत यह है कि डेविड हाकर की तलाश में सरगर्दा मुल्की और गैर मुल्की गिरोहों की तादाद इस वक्त पेरिस में बहुत ज़्यादा है। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस के बारे में मैं तुम्हें बता दूँ कि वह हमारी पुश्त पर पनाह ज़रूर है, लेकिन वो लोग बराह रास्त इस मसले में मुलव्वस नहीं होना चाहते, क्योंकि फ़िल्म की फ़्रांस में मौजूदगी या हुकूमत फ़्रांस की इस फिल्म में दिलचस्पी बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा कर सकती है। हुकूमत फ़्रांस इंतहाई खुफिया पैमाने पर उस फिल्म के हसूल की कोशिश कर रही है। हुकूमत फ़्रांस अपनी इंटेलिजेंस या दूसरे महकमों को इसमें मुलव्वस नहीं करना चाहती, क्योंकि बेशुमार बड़े बड़े ममालिक के एजेंटों से उनकी चैकलश उनके खारजी मामलात पर असर अंदाज होगी। चुनाचा वो एक बड़ी दौलत खर्च करके हमारे ज़रिए ये काम करना चाहते हैं। हमें यहाँ हर तरह की मदद दी जाएगी। उसके अलावा किसी मसले में अगर हम कानूनी तौर पर फंसते हैं तो हुकूमत फ़्रांस बज़ाहिर तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ पूरी करेगी, लेकिन दरे पर्दा हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, सिर्फ इस हद तक कि हमें हुकूमत फ़्रांस से मदद हासिल होगी। बाकी काम सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। फ़्रांस का कोई कानून हम पर लागू नहीं होगा। अब मैंने अपने तौर पर जो फैसले किए हैं उनकी तफसील ये है कि तुम लोग साए की तरह डेविड हाकर का ताक़ब करते रहोगे यहाँ तक कि फैंसी ड्रेस शो में उसकी शमूलियत का मामला दरपेश आएगा। उस वक़्त तुम उस फैंसी ड्रेस शो में शरीक होगे और डेविड हाकर जिस वक़्त उस फिल्म की सौदेबाजी की तकमील कर चुका होगा और फिल्म मुंतकिल की जा रही होगी और उस वक़्त तुम मुदाखलत करके उस फिल्म को हासिल करोगे। लैरी कोइन तारीफ़ी निगाह से अपने बाप को देखने लगी, लेकिन मैंने अपने बदन में कपकपी सी महसूस की। मुझे सर्दी लगने लगी थी। ठंडा पसीना मेरे पूरे बदन में बह रहा था। गौर करने का मकाम है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के एजेंट और फिर शीन ग्रुप के ख़तरनाक लोग वहाँ मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में हम 2 अफराद यानी मैं और लैरी कोइन
वो माइक्रो फिल्म हासिल करेंगे। ये किस तरह मुमकिन है? खुदाया, क्या मुसीबत में फंस गया। फरार के लिए कौन सा रास्ता तलाश करूं? बाप बेटी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और मेरी निगाहों में काला शहादत की खोली गर्दिश कर रही थी, जो बहर तौर दुनिया की तमाम जगहों से बेहतर थी। काला शहादत, तुमने मुझे तन्हा क्यों छोड़ दिया? लैरी कोइन अपने बाप से सवालात किए जा रही थी और गार्बन उसने बहुत कुछ मालूमात हासिल कर ली थी, लेकिन उन दोनों की गुफ्तगू का एक लफ्ज़ भी मेरे पले अभी तक नहीं पड़ा था। मैंने उस पर गौर करने की कोशिश ही नहीं की, यहाँ तक कि मिस्टर किंग उठ गए और उन्होंने मेरी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो मेरा हाथ मशीनी अंदाज में उठ गया और उन्होंने मुझसे सवाल किया। इस दौरान तुम मुकम्मल तौर पर खामोश रहे डियर मून। क्या तुम इन बातों से मुतफिक हो? 100%। मेरे मुंह से ये जुमला मशीनी अंदाज में ही फिसल गया था। गुड, तो फिर तुम अपने काम का आगाज कर दो। मैं तुम्हारी कामयाबियों का मुंतज़िर हूँ और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर ही तुमसे मुलाकात करूँगा। मिस्टर किंग यहाँ से बाहर निकल गए। लैरी कोइन दिलचस्प निगाहों से मुझे देखती रही और फिर बोली, वाकई तुमने इस सिलसिले में हैरत अंगेज खामोशी इख्तियार की है मून। क्या इस गुफ्तगू से तुम पूरी तरह मुतफिक हो? हाँ, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई झूल नहीं है। लैरी कोइन उसके बाद खामोशी से कुर्सी पर बैठती सोचती रही। गालबन वो अपने मंसूबे पर गौर कर रही थी और मैं ये सोच रहा था कि वो कौन सी जगह मुनासिब होगा कि जहाँ मैं लैरी कोइन से फरार इख्तियार करके अपने लिए कोई नया ठिकाना तलाश करूं। लेकिन अब तो शायद मेरे अंदर ये जुरात भी नहीं रही थी। कहाँ भागता और कहाँ तक भागता। तैयार होने के बाद हम लोग बाहर निकल आए। लैरी कोइन एक सिमत चल पड़ी। मैं उस वक्त भी किसी सही सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं लगा सका था। फिर एक टैक्सी ने हमें एक खूबसूरत इलाके में उतार दिया और लैरी कोइन टहलने के से अंदाज में आगे बढ़ गई। ये वही इलाका था जहां मैंने बूढ़े फ्रांसीसियों को मछली के शिकार में मसरूफ़ देखा था। लैरी कोइन भी उसी इलाके की जानब बढ़ गई और हम लोगों के हजूम में न जाने कितनी देर तक गर्दश करते रहे। शाम के मलजगे अंधेरे फिजा में उतर आए थे। दरियाए सीन के पानी में अनगिनत रोशनियां जगमगा रही थी। दूर की रोशनियों का आकस और लाइन में तैरते हुए खूबसूरत बजरे ये रोशनियां मुनक्कस कर रहे थे। लैरी कोइन एक सुर्ख रंग के मकान को ताका और मेरा शाना दबाकर बोली, यही वो जगह है जहां हमें डेविड हाकर को तलाश करना है। मैंने बेख्तियार चौंक कर कहा और लैरी कोइन मुझे देखने लगी। तुम किसी खास सोच में डूबे हुए हो मोहन? हाँ, मैं डेविड हाकर ही के बारे में सोच रहा हूँ। और मैं भी। पता नहीं वो अपनी असली शक्ल में भी है या उसने अपनी सूरत को तब्दील कर ली है। खुदा जाने, मैंने आहिस्ता से कहा और लैरी कोइन चौंक कर मुझे देखने लगी। क्या बात है डियर, तुम ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस किसी सोच में गुम था, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। हम लोगों ने सुर्ख मकान का अच्छी तरह जायजा ले लिया, जिसके अतराफ में कराटा की बाड़ लगी हुई थी। खासी नफीसा तर्दे तमीर था। पता नहीं ये डेविड हाकर की ज़ाती मलकियत थी या उसने आर्जी तौर पर यह क़यामगाह हासिल की थी। मैं सिर्फ लैरी कोइन को खुश करने के लिए और उस पर ज़ाहिर करने के लिए कि मैं इन मामलात से इतना बेजार भी नहीं हूँ, यूँ ही इधर उधर की निगाहें दौड़ाने लगा और दफतनी मेरी निगाह कराटा की बाड़ में उलझे हुए एक सफ़ेद कपड़े पर पड़ी। कोई काबिल तवज्जो चीज़ नहीं थी, लेकिन मेरे कदम बेख्तियाराना अंदाज में उसकी जानब बढ़ गए और मैंने आगे बढ़कर आटा की बाजार से वह सफ़ेद रुमाल निकाल लिया। लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने उसके हाथ से उसे हाथ से छोड़ दिया था, क्योंकि रुमाल का एक हिस्सा खून में लथपथ था। लेकिन ये खून सूख कर अकड़ चुका था और इसी से अंदाज़ा होता था कि ये रुमाल पर बना हुआ कोई डिज़ाइन नहीं, बल्कि खून के धब्बे हैं। लैरी कोइन जो इधर उधर देख रही थी, चौंक कर मेरी जानब मतवज्जा हुई और फिर वो भी मेरे करीब आ गई और मैंने रुमाल उठाकर उसकी जानब बढ़ा दिया था। मेरे खुदा, ये तो खून में डूबा हुआ है। हाँ, मगर ये कराटा किस बाड़ में? 100%, मैंने अहमक की तरह जवाब दिया। तुम्हारी निगाह बहुत तेज़ है मून। गोया तुम्हारे बारे में हमारा अंदाज़ा गलत नहीं था, लेकिन खून में डूबे इस रुमाल को हम क्या हैसियत दे सकते हैं? मेरी राय है कि हमें इसी सुरख मकान में दाखिल होना चाहिए। ओहो, शायद तुम। ओह माई गॉड, वाकई ये तस्वर बड़ा हैरत अंगेज है। आओ, उस तरफ से आओ, लैरी कोइन ने कहा और मैं मुंह फाड़ कर उसे देखने लगा। ना जाने वो कौन से तस्वर की बात कर रही थी, मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। मैंने तो सोचे समझे बगैर एक जुमला कह दिया था। बहर तौर हमें कराटा की बाड़ फलांग कर अंदर दाखिल होना पड़ा। जिस जगह से हम बाड़ फलांगे थे, ये वही जगह थी जहाँ खून आलूद रुमाल नजर आया था। मकान के हाथे में पहुँचे तो मकान सनसान और खामोश महसूस हुआ।
यूं लगता था जैसे यहाँ किसी जी रूह का वजूद ही ना हो। थोड़े ही फासले पर हमें खून के खुश्क धब्बे नजर आए और ये धब्बे हमारी रहनुमाई करते हुए हमें मकान के एक बगली दरवाजे की सिमत ले गए जो खुला हुआ था। उस बगली दरवाजे की दूसरी तरफ सफ़ेद चमकदार फर्श नजर आ रहा था जिस पर खून के जमे हुए धब्बों की एक लाइन बनी हुई थी। और बिल आखिर हम उस कमरे में पहुंच गए जहां हल्के करीब रंग की कालीन पर जमे हुए खून की कलकारियां थी और सामने ही एक तफन ज़दा लाश नजर आ रही थी। एक शख्स जो ऊंधा पड़ा हुआ था और जिसका चेहरा हमारे ही जानब था। सख्त अजियत के आसार उसके चेहरे पर मंजमद थे। लैरी कोइन और मैं सजदा रह गए थे। चंद लम्हात के बाद खामोशी के बाद लैरी कोइन के मुंह से निकला, ओ मेरे खुदा, ये लाश तो कई दिन पुरानी मालूम होती है, गालबन 2 या 3 दिन पुरानी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हम लोग नाक पर रुमाल रखकर लाश के करीब बैठ गए। मैरी कोइन ने इसे उलट दिया और फिर उसकी जेबों की तलाशी लेने लगी। एक रिवाल्वर बगली रजिस्टर से दस्तयाब हुआ जिसमें सिर्फ एक गोली बाकी बची थी। जेब से कारतूसों का एक पैकेट, कुछ करेंसी, विजिटिंग कार्ड मिले और ये विजिटिंग कार्ड हमारे लिए कारआमद थे क्योंकि उन पर डेविड हाकर का लिखा हुआ था। अगर कोई इस विजिटिंग कार्ड होता तो ये भी सोचा जा सकता था कि किसी ने इस शख्स को पते के तौर पर दिया होगा। लेकिन कई विजिटिंग कार्ड नजर आने का मतलब यह था कि यही शख्स डेविड हाकर है। उसके पेट में सुराख थे जिनमें से एक दोनों पिस्तलों के जोड़ के दरमियान था और गार्बन यही उसकी मौत का बायस बना था या फिर वो ज़्यादा खून बह जाने की वजह से मौत का शिकार हुआ था। मैंने अपने बदन में सर्द सी झुरझुरियाँ महसूस की और उस वक़्त यही ख्याल मेरे जहन में आया कि इस हादसे से मुतासर हुआ हूँ और मैंने आहिस्ता से कहा, कम से कम ये शख्स यहाँ इन गोलियों का शिकार नहीं हुआ। मतलब लैरी कोइन ने बोली। अंदाज़ा लगा सकती हो कि वो रुमाल, मेरा ख्याल है उसने अपने ज़ख्मों से खून को रोकने के लिए उस रुमाल को अपने ज़ख्मों पर रखा होगा और कहीं और से भागता हुआ यहाँ तक पहुँचा होगा। कराटा की बाड़ की दूसरी जानब खून यही बताता है और फिर खून के कतरात यहाँ तक आए हैं तो तुम उसे देखो, मैं अभी आता हूँ। मैं उठ खड़ा हुआ। अपनी इस कैफियत को मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। ना जाने किस तरह मेरे जहन की चरखी चलना शुरू हो गई थी और मैं किसी मशीनी जज्बे के तहत काम कर रहा था। मैं लैरी कोइन और डेविड हाकर की उस लाश को छोड़कर उस मकान के कमरों की तलाशी लेने लगा। 4 कमरे थे जिसमें एक ड्राइंग रूम बना हुआ था। एक ख्वाबगाह के अलावा बाकी 2 कमरे खाली थे और यहाँ हल्का फुल्का फर्नीचर सजा हुआ था। मेंटल पीस पर डेविड हाकर की तस्वीर नजर आ रही थी। मैंने उस शख्स को गौर से देखा और फिर कमरे की एक एक शय की तलाशी लेने लगा। बिल आखिर मुझे एक सुर्ख रंग की एक जेबी डायरी दस्तयाब हो गई जो मेंटल पीस के खुफिया गोशे में रखी हुई थी और मैं उसे निकाल कर उसकी वर्क गर्दानी करनी शुरू कर दी। और यही मैंने हैडन विलेज का पता भी देख लिया। ये पता किसी सांता हिल नामी जगह का था और उसमें हैडन विलेज की पूरी तफसील लिखी हुई थी। उस खुफिया डायरी में और भी मुझे ऐसी चीज़ें मिल गईं जो मेरी रहनुमाई कर सकती थी। मैंने ये डायरी खामोशी से अपनी जेब में रख ली और उसी वक्त मुझे लैरी कोइन की आवाज़ सुनाई दी, मून तुम कहाँ हो, प्लीज़ यहाँ आओ। और मैं उसके पास पहुँच गया। अब ये बताओ इस लाश का क्या किया जाए। मेरा ख्याल है कि इस लाश से हमारा कोई तलक नहीं, इसे यहीं पड़ा रहने दो। वैसे हमें मिस्टर लैरी किंग को ये इतला देना होगी कि डेविड हाकर अब इस दुनिया में नहीं है। वाकई, लेकिन तुम क्या करते फिर रहे थे ये जानने के बाद कि जिन लोगों ने डेविड हाकर को हलाक किया है वो कम से कम डेविड हाकर का ताक़ब करके यहाँ तक नहीं पहुँच सके। मैंने सोचा कि डेविड हाकर के इसी मकान की तलाशी ले डाली जाए और इसी में मैं मसरूफ़ रहा था। लैरी कोइन मसरूर निगाहों से मुझे देखा और आहिस्ता से बोली, बहुत खूब, वाकई हमें इस मकान की अच्छी तरह तलाशी लेनी चाहिए। और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लैरी कोइन मकान की तलाशी में मसरूफ़ हो गई और मैं भी उसका साथ दे रहा था। लेकिन काफ़ी कोशिश के बावजूद लैरी कोइन को कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल सकी जो उसके लिए कारआमद होती। फिर दफतन ने हमें कुछ आहटें सुनाई दी और हम साकत हो गए। लैरी कोइन सर्द लहजे में बोली, कोई यहाँ तक पहुँच गया है। हाँ, मेरा भी यही अंदाज़ा है। उसका रुख सामने की सिमत से हुई होगा। मेरा ख्याल है कि अगर हम इसी बगली दरवाजे से निकलकर आटा की बाड़ कूद कर यहाँ से फरार हो जाएं तो आने वाले हमें नहीं पा सकते। हम दोनों ने उसी प्रोग्राम पर अमल किया था। सुर्ख मकान के सामने हमने स्याह रंग की एक मर्सिडीज देखी और मैंने उसका नंबर ज़हनशीन कर लिया और उसके बाद उस इलाके में रुकना हमारे लिए खतरनाक हो सकता था। चुनाचा हम वापस अपने होटल पहुँच गए।
میں نے جو کچھ کیا تھا خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اس میں میری حکمت عملی کو دخل نہیں تھا۔ بس ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے اچانک ہی میرے اعصاب کسی کے زیر اثر آ گئے ہوں اور میں مشینی انداز میں یہ کارروائی کرتا رہا ہوں۔ اس وقت بھی میری کیفیت یہی تھی، اور لیکن میرا ذہن راہ امیز کی طرف منتقل نہیں ہوا تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا اس سے مڑ سے جدا ہوئے کہ اب تو میں اسے بھول ہی گیا تھا۔ لیری کوئن تھوڑی دیر تک کمرے میں بیٹھی رہی، حالات پر غور کرتی رہی، اور میں نے بھی خاموشی سے اسے سوچنے کا موقع دیا تھا۔ پھر اس نے چونک کر کہا، ہمیں ڈیڈی سے رابطہ قائم کرنا ہوگا۔ تم دیکھو ڈیڈی اپنے کمرے میں موجود ہیں یا نہیں۔ میں خاموشی سے باہر نکل آیا۔ کمرہ زیادہ فاصلے پر نہیں تھا اور اندر مجھے روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے مسٹر کنگ سے رابطہ قائم کیے بغیر واپس آ کر لیری کوئن کی موجودگی کی اطلاع دی، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم مسٹر لیری کنگ کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ یقیناً کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے تم لوگوں نے مجھ سے ملاقات ضروری سمجھی۔ ہاں ڈیڈی، آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے ڈیوڈ ہاکر کو ٹریس کیا اور اس کی رہائش گاہ تک پہنچ گئے، لیکن یہ بات شاید آپ کے لیے افسوسناک ہو کہ ڈیوڈ ہاکر کو قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش اسی کے مکان کے کمرے میں پڑی ہوئی ہے۔ غالباً یہ 2-3 دن پرانی لاش ہے، اور ابھی تک کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں ہو سکا کیونکہ وہ مکان خالی پڑا ہوا ہے۔ مسٹر لیری کنگ بری طرح چونک پڑے تھے۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے اور لیری کوئن کو دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے کفِ افسوس ملتے ہوئے کہا، یہ تو بہت برا ہوا۔ یہی شخص ہمیں ہیڈن ولیج تک پہنچانے کا واحد ذریعہ تھا، اور اس کے بعد ہیڈن ولیج کی رہائش گاہ تک پہنچنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس مشکل کا حل میں نے دریافت کر لیا ہے۔ میرے منہ سے آواز نکلی اور دونوں باپ بیٹی چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ مسٹر کنگ نے سوال کیا، اور میں نے جب سے وہ سرخ رنگ کی ڈائری نکال کر ان کے سامنے ڈال دی۔ لیری کوئن بھی متعجب رہ گئی تھی۔ یہ ڈائری مجھے ڈیوڈ ہاکر کے مکان کی تلاشی کے دوران ملی ہے، میں نے جواب دیا، اور مسٹر کنگ ہماری باتوں پر توجہ دیے بغیر ڈائری پڑھنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ ڈائری کے اوراق الٹتے جا رہے تھے اور ان کے چہرے پر حیرت کے آثار پھیلتے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے مسرور لہجے میں کہا، یہ تو بہت ہی کارآمد چیز ہے۔ اس میں نہ صرف ہیڈن ولیج کا پتہ بھی موجود ہے، بلکہ اس فینسی ڈریس شو کی تاریخ تک ہے، اور اس مہینے کی 9 تاریخ یعنی 8 سے صرف 4 دن کے بعد۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے، اور یہ سانتا ہل پیرس کے نواب میں تقریباً 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ میں اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور ڈیئر مون، تم نے تو واقعی کمال کر دکھایا۔ یقیناً تم ایک کمال آدمی ہو۔ دیکھو لیری، کیا تم نے یہ ڈائری نہیں دیکھی؟ نہیں ڈیڈی، مسٹر مون نے مجھے اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا، لیری نے کسی قدر شکایتی انداز میں کہا، اور میں نے اس کے لہجے کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ لیری کوئن ڈائری دیکھتی رہی، اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، اس طرح تو ڈیڈی ہمارا یہ مسئلہ تقریباً حل ہو گیا ہے۔ ہاں، نہ صرف حل ہو گیا ہے، بلکہ ہمارے خیال میں کچھ اور بھی ایسی کارآمد باتیں اس ڈائری میں درج ہیں جو ہمارے کام آ سکتی ہیں۔ اس میں شین گروپ کے بارے میں کچھ انکشافات بھی ہیں، لیکن ہمیں ان سے نہیں ٹکرانا بلکہ خاموشی سے اپنا کام کرنا ہے۔ ڈیڈی، ایک تجویز میرے ذہن میں ہے۔ کیا مسٹر مون ڈیوڈ ہاکر کی شخصیت اختیار نہیں کر سکتے؟ میرا خیال ہے کہ اس طرح ہمیں اپنے کام میں بڑی آسانیاں فراہم ہو جائیں گی۔ لیری کنگ کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ پھر اس نے تعریفی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تم لوگ ریڈ اسنیک کو آسمان پر پہنچا دو گے، لیکن جن لوگوں نے ڈیوڈ ہاکر کو ہلاک کیا ہے وہ مجھے اس کے روپ میں پا کر کیا میری جان کے پیچھے نہیں پڑ جائیں گے، اور اس طرح تو میں وقت سے پہلے ہی مارا جاؤں گا۔ میں نے واویلا کرنے والے انداز میں کہا، نہیں ڈیئر مون، یہ ضروری تو نہیں کہ ہم تمہیں ابھی سے ڈیوڈ ہاکر بنا دیں۔ ہم تو تمہیں صرف اس فینسی ڈریس شو میں ڈیوڈ ہاکر بنا کر پیش کریں گے۔ میں 9 تاریخ کی صبح تمہیں ڈیوڈ ہاکر بنا دوں گا، اور اس کے بعد تمہیں ہیڈن ولیج سے جا کر مل لینا تاکہ سارا پروگرام ترتیب پا جائے، اور مائکرو فلم کے سودے میں تم براہ راست کام کر سکو۔ ممکن ہے کہ وہ فلم وہیں تمہارے ہاتھ لگ جائے اور ہمیں لمبا کھیل نہ کھیلنا پڑے، لیکن اس کے باوجود ہمارا اپنا پروگرام وہی رہے گا جو میں نے ترتیب دیا ہے۔ سنو کوئن، تم فرانس کے ایک مخصوص حصے میں پہنچ کر جمیس پوکر سے ملو۔ جمیس پوکر ایک مقامی گنڈا ہے اور بہت سے کاموں کے لیے تیاریاں کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم 1 لاکھ پاؤنڈ کی رقم مخصوص کیے دیتے ہیں جسے تم جیمس پوکر کو دینے کا اعلان کر سکتی ہو۔ جیمس پوکر کے بارے میں تمہیں تفصیلات بتا دوں کہ تمہیں اسے کیا اور کس انداز میں گفتگو کرنی ہے، اور مون، اس سلسلے میں تمہیں ایک اور کردار میں کام کرنا ہوگا۔
लेकिन उसके लिए चेहरा बदलने की ज़रूरत नहीं है। जेम्स पोकर से इब्तदाई गुफ्तगू टेलीफोन पर कर ली जाएगी। मिस्टर लैरी किंग हमें अपने मंसूबे के बारे में बताते रहे और मैंने उसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया। ना जाने क्यों मुझे अब इस मसले में काफ़ी दिलचस्पी महसूस होने लगी थी। मेरी कैफियत एक अजीबोगरीब शक्ल इख्तियार कर गई थी। अचानक ही यूँ महसूस होता जैसे ज़हन पर एक पर्दा सा पड़ गया हो और मैं उसके तहत कार्रवाई करने लगता, लेकिन दूसरे लम्हे जब वो पर्दा हट जाता तो मुझे एहसास होता कि मैं इंतहाई खौफनाक हालात में गिरा हुआ हूँ और उस वक़्त मैं परेशानी का शिकार हो जाता। लेकिन ये दोहरी कैफियत मुझे काफ़ी ज़हनी असियत का शिकार कर रही थी और मैं किसी एक सिमत हो जाना चाहता था और उसके लिए यही बेहतर था कि जिन हालात में हूँ और उन्हीं में दिलचस्पी लेनी चाहिए। चुनांचे मैं आखिरी फैसला करके मुतमिन हो गया। मिस्टर किंग मुझे तफसीलात बताते रहे और मैंने उन्हें अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया और उसके बाद मिस्टर किंग के साथ हमारी नशस्त ख़त्म हो गई। सुर्ख डायरी मिस्टर किंग ने अपनी तहवील में ले ली और मुझे इससे कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। दूसरे दिन मिस्टर किंग ने मुझे बताया कि उन्होंने हमारे लिए पेरिस में एक ऐसी जगह तलाश कर ली है जहां हम होटल की हंगामी ज़िंदगी से हटकर काम कर सकते हैं। चौंका इस काम की अंजाम दही के लिए हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत भी होगी, जिसमें एक कार भी शामिल थी। मिस्टर किंग हमारे साथ ही हमारी इस नई रिहाइशगाह तक आएंगे जो दरियाए सीन के किनारे एक पुरसकून गोशे में वाक़ थी। एक छोटा सा मकान और जो खूबसूरत ख्वाबों की जन्नत कहा जा सकता था। उसके कंपाउंड में एक कार भी खड़ी थी जिसके बारे में मिस्टर लैरी किंग ने हमें बताया कि यह किराए पर हासिल की गई है। कार पर इस्तेमाल के लिए कुछ जाली नंबर प्लेट्स भी हासिल कर ली गई जो मेरे हवाले कर दी गई। स्याह रंग के मर्सिडीज के बारे में मिस्टर लैरी किंग भी नहीं मालूम कर सका था कि वह किसकी मलकियत है और उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा छानबीन भी नहीं की थी। बहरतौर अब तक के सारे मामलात बड़े इत्मीनान से चल रहे थे। बिल आखिर वो दिन आ गया जब मुझे जेम्स पोकर से मुलाकात करके बकिया मामला तय कर लेने थे। इस मामलात के लिए मुझे तनहा ही जेम्स पोकर से मिलना था। बंदरगाह के एक इलाके में जेम्स पोकर से मेरी मुलाकात हुई। बेइतदाली का शिकार ये शख्स सूरत ही से बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहा था। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी एक गोली भी ज़ाया नहीं की थी। अपनी ही तर्ज के दूसरे लोगों से भी शनासाई रखता था और अक्सर छोटे मोटे मुजरमाना काम कर लिया करता था, यानी कोई भी शख्स उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकता था। नशे में डूबे रहने का आदी था और उसका इजहार उसकी भारी आंखों से होता था। मुझे देखकर उसने ना पहचाने वाले अंदाज में पलकें झपकाईं और फिर जब मैंने अपना तारफ़ उससे कराया तो उसने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। हाँ, शायद मैं तुम्हें पहचानता हूँ, लेकिन माफ़ करना मेरे दोस्त, मेरी याददाश्त मेरा साथ नहीं देती। ताहम किसी ऐसे शख्स का मुझसे मिल बैठना काफ़ी है जो ज़िंदगी में एक बार भी दोस्त के सिये से मिला हो। कहो मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? मैं तुम्हारे माली हालात के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने सवाल किया और जेम्स पोकर हंस पड़ा। इसका मकसद है कि तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही वाकिफ़ हो और अगर इतनी वाकफियत रखते हो मेरे बारे में तो तुम्हें यह भी अंदाज़ा होगा कि मैं अमूमन माली परेशानियों का शिकार रहता हूँ और अगर ना रहूँ तो लोग मुझे जेम्स पोकर समझना छोड़ दें। और यकीनन तुम्हारे अच्छे दोस्त तुम्हारी इस माली हालत को दुरुस्त करने की फ़िक्र में भी सरगर्दा रहते होंगे, लेकिन मैं क्या करूं? ये अच्छे दोस्त भी मेरी कोई बेहतर मदद नहीं कर पाते। बहुत से मसाइल हमेशा मेरी जान के लागू रहते हैं और मैं अपने आप को इन किस्म से बचाने के लिए शराब के नशे में डूबा रहता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर तुम बहुत ज़्यादा माली मसाइल का शिकार ना होते तो ज़्यादा शराब ना पीते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक जानते हो तुम। अब तुम बताओ कि इंसान अपने आप को भूला ना रहे तो क्या करे? लोग तो ये बात नहीं सोचते कि जेम्स पोकर किसी का मकरूज नहीं रहना चाहता, लेकिन हालात उसे उसकी इजाज़त ही नहीं देते। इन दिनों में काफ़ी मकरूज हूँ और वो लोग जो मुझे कर्ज दिया करते थे आजकल मेरी सूरत देखकर छुप जाया करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें उन लोगों से छुटकारा दिलाने के लिए $10,000 की रकम पेशगी अदा कर सकता हूँ। मेरे इन अल्फाज पर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे जेम्स पोकर का नशा एकदम हरण हो गया और वो आंखें पिटपटाने लगा और फिर उसने तज्जुब से मुझे देखते हुए कहा, क्या तुम ज़्यादा पी गए हो? अगर ऐसी बात है तो पहले अपना नशा उतार लो और उसके बाद मुझसे इस किस्म की गुफ्तगू करो। रुपए पैसे के मामलात में मैं काफ़ी कमज़ोर दिल वाक़या हुआ हूँ और $10,000 यकीनन एक ऐसी रकम है जिसके बारे में सुनकर आदमी परेशान हो सकता है। मैं तुम्हें नशे में ना होने का सबूत इस तरह दे सकता हूँ कि $10,000 की ये रकम पहले तुम्हारे सामने रख दूँ
اور میں نے जेब से नोटों की वो गुड्डी निकाली जो मेरी किंग से हासिल हुई थी और उसे जेम्स पोकर के हाथ पर रख दिया। वो मुतअज्जबाना अंदाज में नोटों को उलट पलट कर देखने लगा और फिर यकायक ऐसे महसूस हुआ जैसे उसने साल हा साल से शराब को हाथ भी नहीं लगाया हो। उसने इधर उधर देखकर नोटों की ये गुड्डी अपनी अंदरूनी जेब में रख ली और फिर उठता हुआ बोला, आओ मेरे साथ, यहाँ बैठकर गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं होगा, मैं तुम्हें एक और जगह लिए चलता हूँ। मैंने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया। जेम्स पोकर बंदरगाह के इलाके में एक छोटे से शराब खाने में मुझे ले आया और एक मेज़ पर बैठकर उसने हल्की शराब का आर्डर दे दिया जो मेरे लिए भी था। मैं शराब नहीं पीता, मैं भी नहीं पीऊँगा, लेकिन ये गुफ्तगू करने के लिए बेहतरीन जगह है और यहाँ बैठने के लिए कुछ ना कुछ मंगवाना ज़रूरी है। जेम्स पोकर ने जवाब दिया और मैंने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। जेम्स पोकर अब सवालिए अंदाज में मुझे देख रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, सांता हिल के बारे में क्या जानते हो? एक पुरफिजा और खूबसूरत मकाम है। सांता हिल में एक शख्स के घर में 9 तारीख को एक फैंसी ड्रेस शो पार्टी है जिसमें बड़े बड़े अफराद शिरकत करेंगे और तुम्हें सिर्फ उस फैंसी ड्रेस शो में अफरा तफरी फैलाना है, फायरिंग करना है, मगर किसी को हलाक करना ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन ऐसी हंगामा आराई होनी चाहिए कि लोग वहाँ टिक ना सकें और उस बात को ज़हन नशीन कर लेना कि इस हंगामा आराई के बाद तुम्हें अपने साथियों के साथ साथ वहाँ से निकल आना है। बस इतना सा काम है जो तुम्हें एक भारी रकम की एवज अंजाम देना होगा। साथियों के साथ? जेम्स पोकर ने किसी कदर मुतहिराना अंदाज में पूछा। हाँ, लेकिन मेरे दोस्त साथी भी तो बिला मुआवजा कुछ नहीं करते। मैंने तुम्हें 10,000 की यह रकम बिला वजह ही नहीं पेश की। ये सिर्फ तुम्हें उस बात का इत्मीनान दिलाने के लिए थी कि मैं दर हकीकत तुम्हारी माली परेशानियां दूर करना चाहता हूँ। असल रकम तो उसके बाद तुम्हें दी जाएगी, और वो कितनी होगी? $50,000 से लेकर $1,00,000 तक। ओह माई गॉड, तुम ऐसी दिल हिला देने वाली बातें कर रहे हो कि मैं पागल होता जा रहा हूँ। नहीं जेम्स पोकर, तुम्हें होशो हवास में रहकर ये सब कुछ सुनना चाहिए। ये 1,00,000 की रकम तुम्हारी होगी और उसमें तुम अपने बाकिया साथियों को भी हिस्सा दे सकते हो। मेरे साथियों की तादाद कितनी होनी चाहिए? जेम्स पोकर ने सवाल किया। एक बड़ी पार्टी में जिसमें अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 100 अफराद शरीक हो सकते हैं। आला पैमाने पर हंगामा आराई के लिए मेरा ख्याल है कि 6-7 अफराद मज़ीद दरकार होंगे। फ़र्ज़ करो मैं 6 अफराद को अपने साथ शामिल करता हूँ तो मुझे इनमें अच्छी खासी रकम तकसीम करना होगी। मसलन फ़ी कस $10,000 और $40,000 मेरी अपनी मलकियत। वाह, अगर तुम सच कह रहे हो तो कमाल हो जाएगा। इतनी बड़ी रकम के बाद मैं तो एक भी कर्ज खवा से मुँह छिपाने की ज़रूरत महसूस नहीं करूँगा। लेकिन मेरे दोस्त, बाकी लोग भी कुछ ना कुछ एडवांस तलब करेंगे, और उसके अलावा जिस किस्म की बातें तुम कर रहे हो उसके लिए कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होगी जिन्हें किराए पर भी हासिल किया जा सकता है, और मैं ये सब कुछ कर लूँगा। बस तुम यूँ समझो कि जेम्स पोकर आज से तुम्हारा मुतहम्मी है, उस वक़्त तक जब तक तुम्हारा काम मुकम्मल ना हो जाए। जेम्स पोकर बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, लेकिन उसके साथ ही मैं तुमसे कह चुका हूँ कि इन लोगों को और मुझे मज़ीद रकम भी दरकार होगी। हमारे और तुम्हारे दरमियान ये मामला तय हो जाए तो मैं तुम्हें $40,000 की रकम अभी और इसी वक्त अदा करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मामला तय होने में अब क्या रह गया है मेरे दोस्त? बेहतर ये नहीं होगा कि तुम अपने ज़हन में ये तस्लीम कर लो कि जेम्स पोकर से तुम्हारे मामला मुकम्मल तौर पर तय हो गए हैं, और मैं तुम इससे कह चुका हूँ कि आज से मैं तुम्हारी मातहती में काम करूँगा। ठीक है, अब तुम बकिया लोगों का इंतखाब करके मुझे उनसे मिलवा दो। अगर ज़रूरत महसूस करो, ठीक है, मुझे अपना वो एड्रेस बता दो जहाँ मैं तुमसे रब्ता कायम कर सकता हूँ। होटल पैरागॉन, रूम नंबर 27। जब तुम चाहो मुझसे वहाँ रब्ता कर सकते हो। मैंने नए प्रोग्राम को ज़हन में रखकर कहा, क्योंकि अब उस काम की तकमील के लिए मैंने आर्जी तौर पर अपनी वो रिहाइश गाह भी तर्क कर दी थी, और पैरागॉन में मेरे लिए मिस्टर लैरी किंग ने यह कमरा हासिल कर लिया था ताकि उन मंसूबों के मुताबिक जेम्स पोकर से रब्ता कायम करने के बाद मैं उसी में उससे कारोबारी गुफ्तगू कर सकूं। जेम्स पोकर ने यह पता ज़हन नशीन कर लिया और उसके बाद हमारी ये मुलाकात इख्तिताम पजीर हो गई। मैं वहाँ से वापस चला तो ना जाने मेरे ज़हन में यह बात क्यों आई कि जेम्स पोकर पर निगाह रखी जाए, कहीं ये शख्स मेरी तरफ से मशकूक होकर मेरा ताक़ब ना करे। लेकिन जहाँ तक मेरी अक्ल नाकस काम कर सकती थी, मैंने अंदाज़ा लगाया कि जेम्स पोकर ने ताक़ब करने की कोशिश नहीं की, और थोड़ी देर के बाद मैं पैरागॉन पहुँच गया। उस नए होटल में ने भी अभी तक बाकायदा क़याम नहीं किया था, बस कमरा हासिल करने के बाद एक निगाह उसे देख लिया था।
जब मैं पैरागॉन के कमरा नंबर 27 खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो दफतन ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे कमरे में कोई और भी मौजूद है। मैंने चौंक कर सामने देखा तो मेरी मसहरी पर लैरी कोइन आराम से लेटी एक किताब का मुताला कर रही थी। मेरे कदमों की आहट पर वो किताब को अपने सीने पर रखकर मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखने लगी। उसके अंदाज में बड़ी लगावट थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि कमरे का दरवाज़ा मामूल के मुताबिक बाहर से बंद था। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, ऐसी हालत में तो मैं तुम्हें कोई माफूकल फितरत हस्ती समझने पर मजबूर हूँ। लैरी कोइन हंस पड़ी थी। नहीं, मैं जिंदा हूँ और ज़िंदगी से भरपूर भी। ये दूसरी बात है कि तुम मुझे कभी इस निगाह से नहीं देखते। वो उठ कर बैठ गई और मैं उसके अल्फाज का मफहूम जानने की कोशिश करने लगा। ये मफहूम तो कई बार मेरे इल्म में आया था, लेकिन मैं अपनी फितरी बुज़दिली के बस उसके मफहूम रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सका था। ऐश की बात दूसरी थी, क्योंकि उसने खुद ही मुझे काकटेल पिलाई थी और ना जाने क्यों इस इब्तदा पर मैं आज तक कारबंद था, यानी काकटेल मेरे मद्दे मुकाबल ही को पिलानी पड़ी थी। बहर तौर ये लम्हात इन बातों के सोचने के ना थे और मैं भी संभल गया और फिर लैरी कोइन भी। तुम्हारी मुलाकात जेम्स पोकर से हो गई? हाँ, मगर तुम्हें कैसे मालूम? इस तरह कि मैं तुम्हारे पैरागॉन पहुंचने से सिर्फ 10 मिनट कबल पहुंची थी और दीवारों में से गुजरती हुई इस कमरे में आ गई हूँ। क्यों? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं भाई, बहुत मामूली सी बात है। भला हम जैसे लोग ऐसे छोटे मोटे रास्तों को कब खातर में लाते हैं। जेम्स पोकर से तमाम तफसीली गुफ्तगू तय हो गई। हाँ, मैंने उसे कह दिया है कि मुझे मज़ीद चंद अफराद दरकार होंगे। बिल्कुल ठीक। वैसे ये जेम्स पोकर डैडी के ख्यालात के मुताबिक बड़े काम का आदमी है, मगर बदनसीब है, वरना करोड़पति होता। लाउबाली फितरत का मालिक है। जेब में पैसे नहीं होते तो हर काम के लिए तैयार हो जाता है, और जब असूदा हाल होता है तो हाथ पांव फैलाना भी पसंद नहीं करता। ओहो, पैसे तो उसकी जेब में अभी पहुंच गए हैं, कहीं वो अपने आप को असूदा हाल ही न समझ ले। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, कम अज़ कम इस मुआहदे की तकमील वो ज़रूर करेगा। लैरी कोइन ने जवाब दिया। वैसे मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि हालात पर मेरी और डैडी की निगाह है। तुम अपने आप को किसी भी लम्हे तनहा मत समझना, और अब तमाम का काम तुम्हारी डायरेक्शन में होंगे। तुम्हें अपने तौर पर उन्हें हैंडल करोगे। अभी तक तुम नहायत शानदार जा रहे हो और मुझे उम्मीद है कि अपना काम इसी तरह अंजाम देते रहोगे। हम लोग यानी मैं और डैडी अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं। दरअसल हमारी तमाम तवज्जो इस बात पर है कि हम मशीन ग्रुप के लोगों को चेक कर लें, मगर अभी तक उनमें से कोई हमारे इल्म में नहीं आ सका है, और मैं चाहती हूँ कि कम से कम वो हमारी निगाहों में ज़रूर आ जाएं, देखें कि वह किस तरह काम करते हैं और उनकी मालूमात इस सिलसिले में कहाँ तक पहुँची हैं। चुनांचे अब मैं चलूँ? ठीक है, मैंने होंठ कोड़ कर कहा। ज़ाहिर है कि उससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता था। थोड़ी देर के बाद उमर से रुखसत होकर चली गई और मैं अपने कमरे में मसहरी पर दराज हो गया। अब इस वक्त ज़हन में और कोई सोच नहीं थी। ये हकीकत थी कि जब से मैंने अपने आप को उस काम के लिए ज़हनी तौर पर आमादा किया था, मेरा तरद्दुद मिट गया था और अब मैं पूरी तौर पर यह सोच रहा था कि मुझे यह काम अंजाम देना ही है। दूसरे दिन जेम्स पोकर मेरे कमरे में पहुंच गया। उसके 2 आदमी और थे और उनमें एक खुरदरे चेहरे वाला कवि हैकल और दूसरा उसकी निस्बत किसी कदर शरीफ सूरत नजर आता था, लेकिन जेम्स पोकर ने उनका तरफ यह कहकर कराया, ये शख्स लायल ब्रॉडी है, ख़ानदानी मुजरम। इसके बाप और चचा को 13 अफराद के कत्ल में जुर्म में फांसी की सज़ा हुई थी और इसका बड़ा भाई 8 अफराद को कत्ल करके खुद भी पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया था, और अब ये मसूफ नहायत पामर्दी से अपने बाप दादा के नक्शे निगार पर चल रहा है। चुनाचा के हाथों में अब तक 3 कत्ल हो चुके हैं और ये चौथे कत्ल पर तैयारियों में मसरूफ़ है। कारोबार के किसी मौके को हाथ से नहीं जाने देते। चुनाचा अब मैंने इनके सामने ये छोटा सा मंसूबा पेश किया तो इन्होंने फ़ौरन ही आमादगी का इजहार कर दिया और मैं उन्हें आपके पास ले आया। हर चंद के इनके सामने किसी किस्म की मामला फहमी की ज़रूरत नहीं, लेकिन बहर तौर मैं इनसे आपका तारुफ करा देना ज़रूरी समझता हूँ। और ये चेहरे साहब जो बाज़ार किसी कॉलेज के प्रोफेसर या किसी रफाही इदारे के मैनेजर नज़र आते हैं, बज़ाते एक शरीफ हैं और इनका कहना है कि दुनिया भर की तिजोरियाँ उनके सामने हंस पड़ती हैं और तिजोरियों का इश्क बहुत पुराना है और अमूमन इन्हें हम कोई मजबूत से मजबूत तिजोरी ने इस्तेमाल करने के सिलसिले में इस्तेमाल करते हैं, और दीवारों में सुराख कर लेना इनके लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे हशरातुल अर्ज़म ज़मीन में अपने लिए जगह बना लेते हैं। सबसे बड़ी इनकी शरीफ सूरत है जिसको देखकर पुलिस हमेशा धोखा खा जाती है।
جس کو دیکھ کر پولیس ہمیشہ دھوکہ کھا جاتی ہے اور اپنے دل میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ کم از کم یہ شخص جرائم پیشہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا نام میسن ہے، میسن واکر۔ بقیہ افراد آپ کی توقع کے مطابق ہیں چیف، اور ان کا حصول میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ گویا ہم کل 5 افراد ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو ذمہ داری آپ نے ہمارے سپرد کی ہے اس کے لیے ہمیں 5 بے حد کافی ہیں۔ آپ کو ہمارے سلسلے میں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہر چند کہ مجھے جیمس پوکر نے پوری تفصیلات بتا دی ہیں جناب، لیکن اس کے باوجود میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ ہمارا مکمل کام کیا ہے؟ لائل بورڈی نے سوال کیا۔ جیمس پوکر نے جو تفصیلات تمہیں بتائی ہیں وہ یقیناً میری ہی بتائی ہوئی تفصیلات کے مطابق ہوں گی۔ ہمیں ایک فینسی ڈریس شو میں شدید افراتفری پھیلانی ہے، لیکن اس طرح کہ نہ تو لوگ زخمی ہوں اور نہ ان میں سے کوئی ہلاک ہو۔ اور سنو جیمس پوکر، اب تمام تر ذمہ داریاں میں نے تمہارے ہی سپرد کی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس مہم کا انچارج میں نے تمہیں ہی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ میں اس وقت تمہارے ساتھ موجود نہیں ہوں گا۔ ٹھیک ہے چیف، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم وہاں ایسا ہنگامہ برپا کریں گے کہ کسی کو اپنے جوتے کا بھی خبر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے جناب والا، اس ہنگامے اور افراتفری کا مطلب کیا ہے؟ ڈائل بروڈی نے سوال کیا۔ میں نے بھویں ٹیڑھی کر کے جیمس پوکر کی طرف دیکھا۔ جیمس پوکر، کیا اس شخص کو تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی؟ میرے اس رویے کو جیمس پوکر نے محسوس کیا اور کہنے لگا، نہیں بروڈی، واقعی تمہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا کام ہمیں بتا دیا گیا ہے اور اس کا بہتر معاوضہ، جس کی حقیقت میں نے تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے، ہمیں دیا جا رہا ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہی ہوگا کہ ہم اچھی طرح افراتفری پیدا کرنے کے بعد وہاں سے نکل آئیں اور اپنا معاوضہ وصول کریں۔ بس اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم کرنا۔ میرے خیال میں تھوڑی سی بہت معلومات بہت ضروری ہوتی ہیں۔ فینسی ڈریس شو اگر صرف فینسی ڈریس شو ہے تو اس میں افراتفری کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمیں وہاں کچھ ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے جو ہمارے راستے کی رکاوٹ بنیں گے؟ لائل بروڈی دوبارہ بولا۔ اس بات کے مکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، میں نے کہا۔ تو پھر میرے سوال بے معنی تو نہ ہوا؟ افراتفری کر کے آرام سے نکل آنا دوسری بات ہے اور دوسرے لوگوں کا مقابلہ کرنا ایک الگ چیز۔ اب برا نہ مانے چیف، ہم لوگ آپ کا کام دل سے قبول کر چکے ہیں اور جیمس پوکر نے ہمیں ہمارے معاوضے کے بارے میں بھی بتا دیا ہے، لیکن کسی کام کو صحیح طور پر انجام دینے کے لیے اس حد تک اس کے حالات سے واقف ہونا ضروری ہے کہ ہم خود اپنا تحفظ بھی کر سکیں۔ لائل بروڈی ذہین آدمی تھا اور اس کی یہ بات واقعی ایک ٹھوس حقیقت رکھتی تھی۔ میں نے چند لمحات سوچنے کے بعد کہا، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم سانتا ہل کا ایک جائزہ لے کر اس کی مکمل تفصیلات ذہن نشین کر لیں۔ ہاں چیف، یہ مناسب ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم آج ہی شام اس کی تیاریاں مکمل کر لو، ہم سانتا ہل چلیں گے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور دلال بروڈی نے گردن خم کر دی۔ میں نے لیری کنگ اور لیری کوئن کو انگلی پکڑ کر چلنے کا فیصلہ ترک کر دیا تھا۔ اب اپنے طور پر بھی کافی اعتماد تھا، چنانچہ یہ فیصلہ میں نے اپنے طور پر ہی کیا تھا اور اس کی اطلاع ان لوگوں کو دینا ضروری نہیں سمجھی۔ شام کو ان کے ساتھ بقیہ 2 افراد بھی تھے جن سے میرا تعارف کرایا گیا تھا۔ جیمس پوکر اب چونکا اس مہم کا انچارج تھا، اس لیے میں نے بقیہ ذمہ داریاں اس پر چھوڑ دیں۔ چنانچہ جیمس پوکر کی مہیا کردہ ایک کار میں بیٹھ کر ہم سانتا ہل کی جانب چل پڑے۔ جیمس پوکر ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ہم یہ سفر طے کر کے بالآخر سانتا ہل پہنچ گئے اور یہاں آنے کے بعد ہم نے اس مکان کا جائزہ لینا مناسب سمجھا۔ اپنی کار کو ہم نے ایک ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں دوسری بہت سی کاریں پارکنگ لاٹ پر کھڑی تھیں۔ ہیڈن ولیج کا مکان سانتا ہل کے مشرقی کنارے پر واقع تھا اور اس کے مکان سے تقریباً 200 گز کے فاصلے پر ایک دریا بہتا تھا۔ مکان 3 منزلہ تھا اور اس کی چاروں طرف ایک وسیع و عریض باغ پھیلا ہوا تھا۔ اس میں داخل ہونے کے بعد باغ کے لیے پھاٹک ہی سے گزرنا پڑتا تھا اور یہ پھاٹک ایک گراف کی تھا۔ ہم لوگ بڑی ہوشیاری سے 2 ٹولی میں بڑھ کر ایک مکان کا جائزہ لینے لگے۔ اطراف میں پہاڑی ٹیلے بکھرے ہوئے تھے اور ان پہاڑی ٹیلوں پر درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ جیمس پوکر نے ایک اچھے کارکن کے حیثیت سے وہ تمام انتظامات بھی کر لیے تھے جو ہمارے لیے ضروری ہو سکتے تھے۔ چنانچہ اس کے پاس دور بینے
कैमरे और ऐसी बहुत सी दूसरी चीज़ें थीं। हम लोग गौर से मकान और उसके अतराफ का जायज़ा लेने लगे। एक तरफ दरिया था, दूसरी तरफ दूर दूर तक खेत बिखरे हुए थे, और फिर ये बाग जिसका एक ही दरवाज़ा था। बाग के हाथे में चंद अफराद बाग और दरख्तों को संवारने का काम कर रहे थे। वैसे इस कार्रवाई से यह अंदाज़ा होता था कि हैडन विलेज को डेविड हाकर की मौत की इत्तला नहीं मिली, वरना वह अपने प्रोग्राम की तकमील इस तरह ना करता। यकीनी तौर पर उसका डेविड हाकर से बहुत ज़्यादा राबता ना होता होगा। हम काफ़ी देर तक अंदाज़ा लगाते रहे और ये फ़ैसला करते रहे कि हमें अपना काम का आगाज़ किस तरह करना होगा। जेम्स पोकर ने कहा कि मकान की मुख्तसर इमारत को देखते हुए ये अंदाज़ा होता है कि फैंसी ड्रेस शो का इंतज़ाम उस वसी और ईद बाग में ही किया जाएगा और इमारत खाली होगी। वैसे ये अंदाज़ा नहीं हो सका चीफ कि इस फैंसी ड्रेस शो में कितने अफराद को मदऊ किया गया होगा। ज़रा गौर कीजिए, अगर यहाँ ज़्यादा अफराद आए और हमने अपनी कार्रवाई की तो भाग दौड़ में बेशुमार लोग हलाक हो सकते हैं। हर चंद कि हम किसी पर गोली ना चलाएं। उसके अलावा इस खूबसूरत इमारत का मकीन कोई मामूली हैसियत का मालिक नहीं होगा। मुमकिन है कि उस फैंसी ड्रेस शो में अखबारी नुमाइंदों को भी मदऊ किया जाए। पुलिस प्रेस फोटोग्राफर आए तो उनके साथ कैमरे भी होंगे और उन कैमरों में हमारी तस्वीर भी आ सकती हैं। उसके लिए एक बेहतर तरीका ये होगा कि हम नकाब लगा लें। बिल्कुल ठीक, तुम वाकई ज़हीन आदमी हो जेम्स पोकर। वैसे इन हालात को देखते हुए हमें यह भी तय कर लेना चाहिए कि हमसे कौन कौन किस किस तरह किया काम करेगा, मैंने कहा। जेम्स पोकर ने कहा, और हमारा काम चौका सिर्फ इतना ही है कि हम यहाँ अफरा तफरी फैलाएंगे। अंदाज़ा दरअसल ये होना चाहिए कि इस फैंसी ड्रेस शो में शिरकत का तरीक़ेकार क्या होगा। उन्होंने तरह तरह के रूप भरे होंगे, इसलिए किसी के पहचाने जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बावजूद जिन लोगों को कार्ड दिए गए होंगे वही इस ड्रेस शो में हिस्सा ले सकते हैं, या फिर हर शख्स को यहाँ दाखिले की इजाज़त होगी। नहीं, मेरा ख्याल है कि यहाँ मखसूस गिने चुने किस्म के लोग होंगे और उनके पास उन पर सख्त निगाह रखी जाएगी। तो फिर ज़ाहिर है कि हमें एहतियात से यहाँ ऐसे रास्तों से आना पड़ेगा जहाँ किसी न किसी तरह पहुँचें। बिल्कुल ठीक, मैंने जवाब दिया, और उसके बाद हम का लोग काफ़ी देर तक यहाँ दाखिल होने और अपनी कार्रवाई करने के बारे में प्लानिंग करते रहे। एक बाकायदा नक्शा तरतीब दिया गया और उसके बाद हम जेम्स पोकर के साथ उसी कार में बैठकर वापस आ गए। जेम्स पोकर ने मुझे पैरागॉन छोड़ दिया और अपने साथियों के साथ वापस चला गया। उनमें अपने कमरे में आने के बाद मैंने गुस्ल किया और मैं सहरी पर दराज हो गया। उसके बाद जो प्लानिंग हुई थी मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक मुकम्मल थी और मैं रेड स्नेक के लिए वही बनने की कोशिशों में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया था जो मिस्टर लैरी किंग बनाना चाहते थे। अपना तज्ज़िया करने का इस दौरान मौका ही नहीं मिला था। ज़हनी तौर पर शदीद मसरूफ़ हो चुका था, लेकिन अब जब कि इब्तदाई कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो चुकी थी, एक बार फिर मैंने अपने आप का जायज़ा लिया और न जाने क्यों मुझे खुद पर गौर करके हैरत हुई। मैं तो ये सारे काम इस तरह कर रहा था जैसे इस किस्म की ज़िंदगी से मेरा भरपूर वाकफियत हो। जेम्स पोकर, लाइल और दूसरे अफराद से मैंने इसी अंदाज में गुफ्तगू की थी जैसे उससे पहले भी मैं बहुत से काम करता रहा हूँ। ना जाने मुझे क्यों महसूस हुआ कि जैसे मेरे वजूद में एक और क़ुव्वत हलूल कर गई है और उसने मुझे बहुत सहारा दिया है। मैं उसे उसकी क़ुव्वत नहीं कह सकता था क्योंकि राह अमीज़ तो बहुत पहले गायब हो चुका था और मेरी उससे जान छूट गई थी। उसके अलावा जब वो मेरे ज़हन पर हावी होता तो मुझे उसकी मौजूदगी का पूरा एहसास हो जाता था, लेकिन अब मेरे अंदर वो बात नहीं थी। इसका मतलब है कि ये खुद एतमादी मेरी ज़ात में पैदा हो गई है और होनी भी चाहिए थी। आखिर कब तक ज़माने की ठोकरों में पत्थर बना रहता जिसने जिधर चाहा ठोकर मारकर लड़का दिया। मेरे लिए ये ज़रूरी था कि अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा रुख इख्तियार करूँ जो मेरे मुस्तकबिल में मुआवन साबित हो। कई बार ऐसे मौक़े आए थे जब मेरी क़ुव्वतें जवाब दे गईं और ज़हन ने यही सोचा कि अब फ़रार हो जाऊं, लेकिन ये फ़रार तो मैं ज़िंदगी के हर हिस्से में हासिल करता रहा था। एक जगह से ये सोचकर भागता कि यहाँ मेरी जान को ख़तरा है और उसके बाद फ़ौरन ही किसी दूसरे जाल में फंस जाता। आध सरे नू अपने आप को उनके दरमियान दम करना होता, कभी मर्ज़ी के मुताबिक कभी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, और नतीजा वही सब कुछ होता जो होता चला आया था। चुनांचे इस बार मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि अपने आप को ये साबित करने के बाद कि मैं वो नहीं हूँ जो मेरे कर्म फरमा समझ रहे हैं, उनमें शामिल हो जाऊँ। लैरी किंग और लैरी कोइन सिर्फ दो अफराद थे जिनसे मेरा वास्ता था, बाकी उनके दुश्मन थे जिनसे मेरा वास्ता अब पड़ने वाला था।
लेकिन कम अज़ कम ये दो आदमी मुझे मेरी असल हसीयत से तस्लीम कर चुके थे, और गालबन यही वजह थी कि उनके दरमियान में दूसरी तमाम जगहों से ज़्यादा मुतमिन था। यानी यही वजह थी मेरी इस खुद एतमादी की। इन्हीं ख्यालों में उलझा ना जाने कब रात को गहरी नींद सो गया। सुबह तो जागा तो हैरत से चौंकना पड़ा। सामने सोफे पर लैरी कोइन सोई हुई थी और सोते हुए उसका लिबास बेतरतीब हो गया था। मेरे जहन में चिंगारियां सी उड़ने लगी। सोफे से उसका एक पाँव नीचे लट गया और दूसरा ऊपर। बिल्कुल बेसुध सो रही थी। चंद लम्हात तो मैं उसके सैर में गिरफ्तार रहा, लेकिन फिर ये सोचकर चौंक उठा कि वो रात के कौन से हिस्से में यहाँ पहुँची और क्यों पहुँची। कर ये तो है, लेकिन इस तरह सोते हुए उसे जगाना भी मुनासिब नहीं था। ये जुर्रात भी नहीं कर सका था कि उसके बेतरतीब बदन को समेट दूं या उसे उठाकर मसहरी पर लिटा दूं। अभी तक मेरे और उसके दरमियान ये रिश्ते कायम नहीं हुए थे, लेकिन उससे निगाह हटाने को जी नहीं चाहता था। ये ख्वाब भी था कि अगर उसकी आंख खुली और उसने मुझे इस हाल में देखा तो ना जाने क्या सोचे। कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा तो 7:45 बज रहे थे। मैं अपनी जगह से उठा और गुस्ल खाने की जनब बढ़ गया। गालबन मेरे गुस्ल खाने में दाखिल होते ही मैरी कोइन की आंख खुल गई थी, क्योंकि जब मैं गुस्ल खाने से बाहर निकला तो वह सोफे की बजाय मेरी मसहरी पर लेटी हुई थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और सुबह का सलाम किया, और मैंने भी मुस्कुराकर उसे जवाब दिया था। तुम हमेशा यही सोचते होगे कि मेरी आमद इसी अंदाज में क्यों होती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने ये सोचना छोड़ दिया है। मेरा ख्याल है गुस्ल कर लो, मैं नाश्ता मंगवा लेता हूँ, मैंने बंद दरवाजे की जनब देखते हुए कहा, और लैरी कोइन गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गई। फिर नाश्ता करते हुए उसने कहा कि डैडी तुम्हारी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमिन है, और तुमने कल सांता हिल का जायज़ा लिया था। हाँ, अपने उन तमाम साथियों के साथ जिन्हें इस सिलसिले में काम करना था। यह बात हमारे इल्म में आ चुकी है। यकीनन तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। तुमने अपने ऊपर जो मनसूबा बंदियाँ कर ली होंगी, और किसी तरह तुम्हें या तुम्हारे साथियों को वहाँ अपना काम अंजाम देना होगा। जिस हद तक मैं अपने तौर पर कर सकता था वो मैंने कर लिया है, लेकिन बाकी काम ऐसे हैं जिनके सिलसिले में तुम्हारी मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ सांता हिल में रॉबिन्सन गुरु सुनामी होटल में तुम्हारे लिए कमरा बुक कर लिया है, और आज दोपहर तक तुम वहाँ मुंतकिल हो जाओगे। और उससे पहले अपने साथियों को इतला दे देना, वो अगर चाहें तो अपनी सरगर्मियाँ तर्क करके सांता हिल पहुँच सकते हैं। मैं अपने तौर पर वहाँ क़याम करना होगा, और अगर तुम चाहो तो उन्हें अपनी नई रिहाइशगाह से आगाह कर दो। ठीक है, लेकिन लैरी, चंद सवालात जो मेरे ज़हन में उलझ रहे हैं उनके जवाब बात बेहद ज़रूरी हैं। मैं जानती हूँ अभी कई बातें ऐसी हैं जो तुम्हें बताना ज़रूरी होंगी, लेकिन उसके लिए थोड़े से वक्त का इंतज़ार कर लो डियर। जो बताने की बातें हो सकती हैं या जिन्हें बताया जा सकता था वो तुम्हारे इल्म में आ चुकी हैं, और जो बातें अभी तक डैडी के ज़हन में वाज़ा नहीं हैं उन्हें ज़ाहिर है कि तुम तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। डैडी सिर्फ उनके बारे में तहकीकात मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब वक्त भी करीब आ गया है और हमें अपनी कारकर्दगी का आखिरी जायज़ा लेना होगा। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई थी कि तुम्हें वहां जाने के लिए मुकम्मल हदायत दे दूं। ओके, मैंने जवाब दिया। नाश्ते के बाद लैरी कोइन मुझे ज़रूरी मालूमात से आगाह करके वापस चली गई, और मैंने सबसे पहले जेम्स पोकर से रब्ता कायम किया। जेम्स पोकर मेरे पास पहुंच गया और सबसे पहले उसने मुझे अपने बारे में रिपोर्ट दी। उसने कहा कि धमाका खेज अशिया, 2 स्टील गने और 2 रिवाल्वर हासिल कर लिए गए हैं, जिनके ज़रिए वहां कार्रवाई होगी, और अब बेहतर यह है कि वहां अपने कदम जमा लिए जाएं। मैंने जेम्स पोकर से कहा, और मैंने खुद भी उसे इसीलिए तलब किया था वो सांता हिल में अपने लिए मुनासिब मुकाम तलाश कर ले और अपने साथियों पर पूरी निगाह रखे। मैं आज ही सांता हिल मुकीम हो रहा हूँ। कहाँ क़याम करेंगे चीफ? रॉबिन्सन गुरुसो, कमरा नंबर 318। मैं आपसे वहाँ रब्ता कायम कर सकता हूँ। क्यों नहीं, अगर कोई और हदायत हुई तो तुम्हें दे दी जाएगी। तो ठीक है चीफ, आज तो नहीं, कल दिन में सांता हिल में तुमसे होटल के कमरे में मुलाकात करूँगा। जेम्स पोकर को तमाम हदायत देने के बाद मैंने उसे रुखसत कर दिया और फिर तैयारियां मुकम्मल करके सांता हिल की जानब चल पड़ा। सांता हिल तक सफ़र करने के लिए मैंने एक टैक्सी इस्तेमाल की थी। टैक्सी ने मुझे रॉबिन्सन क्रूसो छोड़ दिया। अपनी तर्ज का हसीन तरीन होटल था जिसे पहले मैंने नहीं देखा था। वैसे भी सांता क्रूसो पहाड़ी टेलों और बर्फ़पोश चोटियों के दरमियान गिरा हुआ खूबसूरत मकाम था जहां सब्ज़े की बहुताब थी। रूम नंबर 318 की खिड़की अकबी सिमत में खुलती थी और यहाँ से बर्फ़ में डूबी पहाड़ियों का मंजर बेहद हसीन नज़र आता था। मैं इन मनाजर में खो गया।
जिंदगी का हुस्न जगह जगह बिखरा नजर आता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे बदनसीब होते हैं जो इस हुस्न को महसूस तो करते हैं, लेकिन उससे लुत्फ अंदोज होने के मौका उन्हें मैसर नहीं होते। मैं भी उन लोगों में से एक हूँ। जब जहन में खौफनाक ख्यालात हों तो ज़िंदगी का हुस्न फीका पड़ जाता है। मैं सांता हिल आने के बाद वहाँ के मनाजर से लुत्फ होने का तसव्वुर भी नहीं कर सका था, और मैंने होटल ही में वक्त गुजारा। किसी ने मुझसे दिन भर राब्ता कायम नहीं किया था। दूसरे दिन 11 बजे जेम्स पोकर मेरे पास पहुंच गया और उसने रस्मी गुफ्तगू के बाद कहा कि वह अपने साथियों समेत सांता हिल में मुकीम हो गया है। उसने अपने पते से मुझे आगाह कर दिया और उसे बताने के लिए कि मेरे पास ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी जो मैं उसे नज़र आता, और काफ़ी देर तक वो मेरे साथ रहा। अलबत्ता दूसरी रात के लिए मैंने उसे कह दिया था कि वो काम करने की रात है। जेम्स पोकर को पहले ही इसके बारे में तफसीलात मालूम थी। चुनाचा उसने पूरे एतमाद लहजे में कहा कि वो और उसके साथी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। रात को तकरीबन 10:30 बजे लैरी और मिस्टर लैरी किंग मेरे पास पहुंचे। बड़े पुरवकार नज़र आ रहे थे वो, और मुझसे मुजाफा करने के बाद वो सोफे पर बैठ गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कहो डियर मून, कैसा वक्त गुजर रहा है? बहुत मुनासिब, कोई उलझन की बात नहीं है, मैंने जवाब दिया। मुमकिन है कि कम अज़ कम इस केस की हद तक ये मेरी तुमसे आखिरी मुलाकात हो, और उसके बाद हम उस वक़्त मिलें जब अपने मामला से फ़ारग हो चुके हों। चुनाचा मैं तुमसे मुकम्मल गुफ्तगू कर लेना चाहता हूँ। यकीनन मिस्टर किंग। सवाल तुम करो, मैं सिर्फ जवाब दूंगा। मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल है, वो ये कि वो कौन लोग हैं जो हैडन विलेज में इस फिल्म की खरीदारी करेंगे। मेरा मतलब है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने डेविड को इस सिलसिले में तैयार किया है, और अगर उनका तल्लुक़ बराह रास्त डेविड हाकर से रहा है तो क्या उन्हें ये बात मालूम नहीं हो सकी कि डेविड हाकर अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। मेरा ख्याल है कि उन्हें डेविड हाकर से आखिरी राब्ता तो कायम करना चाहिए था। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ डियर मून कि इस सिलसिले में मैं अपनी इंतहाई कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं मालूम कर सका, लेकिन जहाँ तक शीन ग्रुप के बारे में मेरा जायज़ा है, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि कम अज़ कम शीन ग्रुप के किसी फ़र्द ने किसी भी ज़रिए से हैडन विलेज से राब्ता कायम नहीं किया। वो लोग सिर्फ उस फिल्म को हासिल करने के लिए मुजरमाना कोशिशें कर सकते हैं, क्योंकि फ़िल्म की इतनी बड़ी कीमत अदा करना उनके बस की बात नहीं। बाकी रहा किसी ऐसे मुल्क का मामला जिसने अगर शीन ग्रुप के ज़रिए उस फिल्म के हसूल का प्रोग्राम बनाया है, तो तब भी शीन जैसे जुराम पेशा शख्स के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वह किसी भी बड़ी रकम के एवज़ फ़िल्म खरीदने की कोशिश करे, बल्कि वह यकीनन अपने तौर पर उस फिल्म के हसूल के लिए कोशा होगा ताकि सारी दौलत हड़प कर सके। उसके बाद कोई ऐसा मुल्क रूह रह जाता है जो इस फिल्म की मुँह मांगी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो, और अफसोस उसके बारे में मैं कुछ नहीं मालूम कर सका। लेकिन फ़िक्र मत करो, आखिरी लम्हे तक मैं ये कोशिश जारी रखूँगा, और अगर मुझे इल्म हो गया तो कम अज़ कम मैं उस शख्स की निशानदाही ज़रूर करूँगा जो डेविड हाकर के ज़रिए हैडन विलेज से मुलाकात तय कर रहा है। सोच लीजिए मिस्टर किंग, कहीं इस लाइल्मी से हमें कोई नुकसान ना पहुँच जाए। यही तुम्हारी सलाहियतों की आजमाइश है माय डियर मून, और यही तुम्हें अपने कमाल का आखिरी मुजाहरा करना है, और अगर इसमें मैं नाकाम रहा तो उम्र वसी है। कामयाबी या नाकामी दो लफ्ज़ ही होते हैं, और उनमें से एक हमारे हिस्से में आएगी, लेकिन जो कुछ भी हमें मिला हम उस पर कनात करेंगे। चुनाचा इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दो। मेरा ख्याल है कि इसके अलावा और कोई बात ऐसी नहीं है जो मुझे आपसे पूछनी हो। ठीक है, मिस्टर किंग ने कहा, और फिर बोले, और अगर कुछ मालूम हो सका तो तुम्हें उसकी इतला दे दी जाएगी। बहुत बेहतर मिस्टर किंग, और मैंने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया। लैरी कोइन इस दौरान बिल्कुल खामोश रही थी, और फिर उसने कहा, ओके डैडी, आप यहाँ रुकेंगे या आपको जाना है? नहीं कोइन, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मिस्टर लैरी किंग ने कहा, और उसके बाद वो मुझसे मुसाफा करके वापस चले गए। लैरी कोइन मेरी तरफ देख रही थी, और फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, और ज़रूरी है कि तुम्हें डेविड हाकर बना दूं। लेकिन लैरी कोइन, ये रात और बकिया दिन में कहाँ गुजारूंगा? इस कमरे के बराबर वाला कमरा मिस्टर डेविड हाकर के लिए मखसूस करा लिया गया है। तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि नीचे जाकर वापस आओ और काउंटर से इस कमरे की चाबी हासिल कर लो, लैरी कोइन ने जवाब दिया। बात बहुत मामूली सी थी, चुनाचा मुझे कोई उलझन नहीं हुई। अलबत्ता बस ये ख्याल दिल में था कि कहीं उसके बाद जेम्स पोकर मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश ना करे, और मुझे बदली हुई शक्ल में देखकर वो ज़रूर चौंकेगा। बज़ाहिर हमारे दरमियान भी आखिरी गुफ्तगू हो चुकी है,
اور یہ طے پایا تھا کہ اب جیمس پوکر صرف اپنا کام کرے گا اور مجھ سے ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کام کی تکمیل کے بعد ہمارے درمیان ملاقات ہوگی، چنانچہ میں نے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ میک اپ کے فن میں لیری کوئن کی مہارت کا قائل میں پہلے ہی سے تھا اور اس کی ہاتھوں میں جادو تھا، چنانچہ میرا چہرہ تبدیل کرنے لگی اور میں نے ڈیوڈ ہاکر کی لاش دیکھی تھی، لیکن جب آئینہ دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ ڈیوڈ ہاکر ایک بار پھر زندہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کی کارروائیاں معمول کے مطابق تھیں۔ نیا کمرہ نمبر 319 اور میرے کمرے سے اس کی دیوار مشترک تھی، لیکن بہر طور مجھے نئی حیثیت سے یہاں پہنچنا پڑا تھا۔ لیری کوئن تھوڑی دیر کے بعد ہی واپس چلی گئی اور اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اب کامیابی کے بعد ہی ہماری ملاقات ہوگی۔ دوسرا دن معمول کے مطابق تھا۔ اتفاق سے جیمس پوکر کو بھی مجھ سے ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئی۔ رات کے مخصوص حصے میں ہوٹل سے باہر نکلا۔ شاندار قسم کی سفید کار ہوٹل کے بیرونی دروازے پر کھڑی ہوئی تھی، جس کی چابی لیری کوئن کو دی گئی تھی۔ اس کار میں ہندوستانی مہاراجاؤں کا وہ سادہ لباس بھی موجود تھا جسے پہن کر مجھے فینسی ڈریس شو میں شرکت کرنا تھی۔ اس کے علاوہ میرے چہرے وغیرہ میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا تھی، تاکہ وہ لوگ جو میرے ذریعے کام کرنے کے خواہش مند تھے مجھے پہچاننے میں دقت محسوس نہ کریں۔